तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। अच्छा, अपन ने जब रिफ्रैक्शन जब स्टडी कर रहे थे तो उसमें स्नेल्स लॉ डिराइव किया था, ठीक है। तो क्या रिलेशन अपन ने डिराइव किया था कि यदि कोई रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जो है जाती है और रिफ्रैक्ट कर रही है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता था, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। और ये जो हमने μ1 μ2 जो बनाया है, चूंकि इसमें रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, तो हमने μ2 को μ1 से ज़्यादा लिया है इस वाले डायग्राम में, है ना। μ2 μ1 से ज़्यादा है और इसका मतलब ये भी हो गया कि ये रेयरर है और ये डेंसर मीडियम है। लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेयरर है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो अब हम ये फिनोमेना जो स्टडी करेंगे, वो तभी होता है जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही हो। डेंसर से रेयरर मीडियम जब लाइट जाती है तभी वो ऑब्जर्व कर पाते हैं अपन, है ना। इस वाले केस में नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा वो भी अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। तो इसका मतलब जब लाइट यहाँ से डेंसर से रेयरर मीडियम जाती है और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, ये तो मालूम है अपने को, तो कुछ इस टाइप से बेंड करेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसका एक रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये रे डायग्राम अपन ने बना लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि μ1 जो है वो μ2 से ज़्यादा है। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो एक बार स्नेल्स लॉ लिख लेते हैं। तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। अच्छा, μ2 μ1 से कम है तो दिख रहा है कि sin I जो है वो sin R से कम होगा। अब इसमें जैसे जैसे हम सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, हमने अब रे को वो इस टाइप से इंसिडेंट कर दिया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी, वो इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, सपोज हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया है, इस टाइप से कर दिया, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल जो सरफेस है, मीडियम का जो सरफेस है उसके पैरेलल एग्जिट करेगी, ठीक है ना। इसको अलग से एक डायग्राम के रूप में बना लेते हैं जरा, है ना। ये वाला जो कंडीशन मैंने ब्लू वाले रे से बनाया है ना, एक क्लीन डायग्राम टाइप का बना लेते हैं। तो ये अपन ने उस केस का रे डायग्राम बना लिया जब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीडियम के सरफेस के पैरेलल निकल जाती है। तो ऐसे वाले केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको थीटा सी बोलते हैं। ये है थीटा सी, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया इस केस में, है ना। थीटा सी के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इसके बाद भी यदि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, अब और रिफ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाती है ना। लाइट जो है वो मतलब इस जगह नहीं जाएगी, वो सीधा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जो प्रिंसिपल होता है ना, उसको करते हुए लाइट जो है सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मैं येलो में बना देता हूँ एक बार। सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने ये कर दिया, ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट जो है वो सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो इसका मतलब हो गया कि बेसिकली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। रिफ्रैक्शन खत्म, रिफ्लेक्शन। तो ये फिनोमिना है ना, कि एक पर्टिकुलर एंगल के बाद में लाइट जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये होता कब है, जब लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है। तो अब ये क्रिटिकल एंगल जो है वो इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, μ1 sin थीटा सी इज इक्वल टू μ2, और sin r तो 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो गया,
तो इसको sin 90 लिख ही देते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, sin इनवर्स μ2 अपॉन μ1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इसमें जैसे नॉर्मली यदि μ2 वाला जो सरफेस है, यदि वो एयर है या वैक्यूम है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जैसे ग्लास का जो ग्लास के लिए है ना, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ऊपर 1 और नीचे म्यू ग्लास या जो भी मीडियम है, वाटर है, ग्लास है या जो भी है ना, ये उसके लिए क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दोनों मीडियम के हैं, है ना, उससे यूनिकली डिटरमिन हो जाता है। अच्छा, अपन जब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट एंगल है जिसको हम पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं, है ना, और वो एंगल क्या हो गया, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन ये हमने रिफ्लेक्शन के केस में भी स्टडी किया था, है ना, और रिफ्रैक्शन के केस में भी अब हम स्टडी करेंगे, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। अरे इसके बाद में जैसे हम प्रिज्म करेंगे तो उसमें भी, प्रिज्म के केस में भी एंगल ऑफ डिविएशन जो है ना, वो एक इंपॉर्टेंट एंगल है, वो कई रेफरेंसेस में आता है, तो उसका कैलकुलेशन वगैरह अपन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा, ये डायग्राम को थोड़ा क्लीन कर देते हैं और एंगल ऑफ डिविएशन निकालते हैं जरा। अच्छा, अब जैसे ये जो लाइट की रे जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है, तो इसका एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो गया, यदि ये रिफ्रैक्ट नहीं करती तो लाइट जो है ओरिजिनली यहाँ पे जाती है इस डायरेक्शन में, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना दी, तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, अब हमको देखना है कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 तक वेरी कर सकता है, ठीक है, या तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा और या फिर बिल्कुल ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, है ना। उसको जब 90 डिग्री एंगल होगा तो उसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं, है ना। ग्रेजिंग मतलब बिल्कुल ऐसे लगा हुआ, सटा हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक जाने पे एंगल ऑफ डिविएशन कैसे वेरी कर रहा, ठीक है। तो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो भी 0 होगा, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस है ना, लाइट रे जो है वो सीधी आएगी और सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर ये स्टेज जब आ जाएगी, है ना, जब क्रिटिकल एंगल पहुंच जाएगा तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री π/2 माइनस थीटा सी, ठीक है। अब इसके बाद तो रिफ्रैक्शन हो नहीं सकता, तो ये एंगल जो है ये मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन हो गया रिफ्रैक्शन से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद भी यदि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इसको दोबारा बना देता हूं मैं, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि हमने ये कर दिया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो लाइट तो जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी अब तो, है ना। अब तो कोई रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा और ये एंगल जो है वो आई है। तो अब इस वाले केस में एंगल ऑफ डिविएशन क्या हुआ, यदि ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती तो सीधी ऐसी जाती, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन ये हो गया, दिख रहा है। तो इस वाले केस में एंगल ऑफ डिविएशन क्या हुआ, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो गया उसके बाद में एंगल ऑफ डिविएशन हो गया आपका पाई माइनस 2i, दिख रहा है, पाई माइनस 2i, ये 2i हो गया और ये टोटल एंगल पाई है, तो एंगल ऑफ डिविएशन ये हो गया। अब i जैसे जैसे बढ़ाते बढ़ाते हम π/2 तक ले जाएंगे, है ना, जब i जो है वो π/2 हो जाएगा तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाएगा, 0, दिख रहा है। तो हम i = 0 तक लेकर के गए, फिर उसके बाद में, है ना, i = 0 पे एंगल ऑफ डिविएशन 0 था और i = π/2 पे भी एंगल ऑफ डिविएशन 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक ग्राफ के रूप में डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफ के रूप में एक डिपिक्ट करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, फिर उसके बाद में ग्राफ में डिपिक्ट करते हैं। तो इसको ग्राफ के रूप में यदि हम डिपिक्ट करें तो i = 0 पे ये एंगल ऑफ डिविएशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं,
है ना, इस एक्सिस पे एंगुलर डिविएशन और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जब आई 0 था तो एंगुलर डिविएशन 0 था। अच्छा, एक क्रिटिकल चेंज कब आता है? जब क्रिटिकल एंगल आ जाता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आने तक एंगुलर डिविएशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होती जा रही है, दिख रहा है? तो ये एक, इसको थीटा सी हम बोल देते हैं। तो थीटा सी तक जो है वो एंगल ऑफ डिविएशन वो इस टाइप से बढ़ रहा है, देख रहे हैं? और थीटा सी पॉइंट पर कितना हो गया? ये यहाँ हो गया π/2 माइनस थीटा सी, ठीक है, ये थीटा सी। पर अब थीटा सी के बाद में हमको इसको लेकर के जाना है कहाँ तक? π/2 तक लेकर के जाना है ना। ये वाला पॉइंट, इसको π/2 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, थीटा सी से जैसे ही थोड़ा सा भी हमने एंगल इंक्रीज किया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और उसके बाद में एंगुलर डिविएशन इस वाली इक्वेशन से गवर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद जो है वो ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक जंप लेगा एंगुलर डिविएशन, क्योंकि वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। उसके बाद में रिफ्रैक्शन तो खत्म ही हो गया, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? पाई माइनस ट्वाइस थीटा सी, देख रहे हैं? थीटा सी के थोड़ा सा आगे ये एंगल हो गया। अब इसके बाद में जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा, ये तो लीनियरली घट रहा है एंगुलर डिविएशन, तो एंगुलर डिविएशन घट करके 0 तक पहुंच जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो यहाँ से घट करके और 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एंगुलर डिविएशन वेरी करता है जब हम, एक ध्यान रखें, है ना, डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो इस टाइप से। और थीटा सी पे इस तरह का वेरिएशन आता है, ठीक है। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये फिनोमिना है, इसको हम मतलब एवरीडे लाइफ में कैसे यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा, है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, कि जैसे जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो आपको मोबाइल फ़ोन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, है ना, वो या तो खुद का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाती हैं, ठीक है, या फिर किसी का बिछाया हुआ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है उसको यूज़ करते हैं। तो द पॉइंट इज कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को डेटा कम्युनिकेशन के लिए, है ना, काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है क्या बेसिकली? तो फाइबर ऑप्टिक एक तरह से, है ना, एक मीडियम होता है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस तरह से मतलब मॉड्यूलेटेड रहता है कि कोई भी लाइट वेव सपोज इस तरह से स्ट्राइक करेगी सरफेस को तो वो बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑन द हायर साइड रहता है ताकि जो है वो बाहर जो है वो वेव नहीं निकल पाए। अच्छा, और लाइट को हम क्यों यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस वगैरह के लिए? मतलब क्योंकि ये हम देखेंगे जब कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे कि मीडियम की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है ना, और लाइट की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती, ठीक है। तो लाइट एक तरह से प्रेफर्ड मीडियम है ना, इसीलिए ऑप्टिक फाइबर मतलब लाइट वेव यूज़ करते हैं। तो ये नेटवर्क जो है वो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है। इसका एक एग्जांपल आपने अपने घर पे भी देखा होगा, वो कई बार क्या वो डेकोरेटिव पीसेस वगैरह बेचते हैं बाजार में। एक फोटो मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह के देखे होंगे आपने, है ना। इसमें बेसिकली वो मटेरियल क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, बट ये जो भी मटेरियल है, किस तरह का प्लास्टिक है, जो भी है, ये बेंड करता है ना। पर नीचे जो बल्ब लगा रहता है उसमें से जो लाइट निकलती है वो आप देख रहे हैं, जैसे इसके ना टिप्स तक पहुंच जाती है वो लाइट, जो है बाहर नहीं जाती है इन पाइप्स के एक तरह से। ये देखिए, ये टिप जो है वो ग्लो कर रही है और ये सारी टिप्स जो है वो ग्लो कर रही है। लाइट जो है बेंड होकर के इन टिप्स में से एग्जिट कर रही है एक तरह से। तो ये सेम प्रिंसिपल है, इसमें भी प्रिंसिपल जो यूज हो रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। वेवलेंथ पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि ये अपन देख चुके हैं पहले
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं। तो अपन ने क्या देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ पे कुछ इस तरह से वेरी करता है। ये कॉशीज इक्वेशन ये हमने पहले भी देखी थी, है ना। प्लस और भी आगे वेरिएबल्स हैं, बट मेन फर्स्ट वेरिएबल जो है वो ये है। तो और इसका क्या मतलब निकलेगा कि लाल लाइट है ना, लैम्डा रेड, लाल लाइट जो है वो वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ से ज्यादा है ना। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट वॉयलेट लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब निकला कि डिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट लाइट से कम, ठीक है। तो अब जो है वो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, यदि सपोज μ2 एयर है, सपोज μ2 को हम एयर मान लेते हैं, मतलब 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो और इसको सपोज ग्लास मान लेते हैं, तो ये μ1 जो है ये वेरी कर रहा है ना। ये μ1 जो है वेवलेंथ पे वेरी कर जाएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी लाइट रिफ्रैक्ट ज्यादा करेगी, इसका मतलब डिविएशन ज्यादा होगा। तो कहने का क्या मतलब निकला कि तो इसका क्या मतलब निकला कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, ठीक है। तो वॉयलेट लाइट जो है वो रेड लाइट से पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो थीटा सी वॉयलेट विल बी लेस देन थीटा सी फॉर रेड लाइट। और इसको यदि हम डायग्राम के रूप में देखें, है ना, तो इस टाइप से दिखेगा कुछ। ये यहाँ मैंने ब्लू लाइट बना दी क्योंकि वॉयलेट लाइट अच्छे से दिख नहीं रही थी। तो यदि व्हाइट लाइट इंसिडेंट है तो सबसे पहले जो है वो वॉयलेट लाइट क्रिटिकल एंगल जो है उसको, मतलब क्रिटिकल एंगल वॉयलेट लाइट का सबसे पहले आ जाएगा। तो ये थीटा क्रिटिकल फॉर वॉयलेट ये सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में आएगा रेड का, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट जो है वो भी अपने को, है ना, मालूम होना चाहिए।